कर दो, ये कलर चेंज कर दो, फिर कर दो। फिर वो पीपीटी लग रही होगी उसमें, फिर कलर दिक्कत थोड़ी ना आएगी, चेंज करेंगे तो अपन कलर चेंज करेंगे, उसमें दिक्कत थोड़ी ना आएगी पीपीटी लग रही। हाँ तो कलर चेंज, ये क्या आंखों में आता है उसको, पहले कर दो फटाफट कर दो, आज फिर ही करूंगा इनको। चले भाई, हाँ क्या, नहीं नहीं खाओ तो चले भाई। है बताओ, कल कहाँ तक क्या हो गया थे बताओ। सुबह पहले चॉकलेटें खाते हो तो है। हाँ भाई अब बताओ, कल क्या लिखवाया मैंने तुम्हें? व्यवहारवादी कौन कौन फॉलोवर से, वो लिखवा दिया ना। अब इसके कुछ मुख्य पॉइंट है, वो अपन एक एक करके, सबसे पहले थॉर्नडे के बारे में लिख देते हैं अपन। हाँ भाई, व्यवहारवादी में देखते हैं, सबसे पहला देख लेते हैं हम थॉर्नडे की एसआर थ्योरी। लिखो एक बार फटाफट इतना, फिर आगे चलो। मैंने कल तुम्हें व्यवहारवादी की बात बताई थी, लिखते जाओ वापस, सुनते जाओ, कुछ नहीं आए तो। क्या कहते हैं सर व्यवहारवादी? तो आपने कहा सर व्यवहारवादी की बात करें, यही कहते हैं एक बच्चा वातावरण से सीखता है। व्यवहारवादी सीखने में दिमाग का रोल नहीं बताते, मैंने कल भी कहा था। जहां भी परीक्षा में ऑप्शन में संज्ञान शब्द दिखे, और ऑप्शन में जहां जहां मेंटल स्किल दिख जावे, मेंटल स्किल का मतलब जहां जहां मानसिक क्रिया दिख जावे, तर्क, कल्पना, निरीक्षण, चिंतन, वो सब कॉग्निटिव संज्ञान है। क्योंकि व्यवहारवादी क्या कहते हैं सर, बच्चा वातावरण से सीखता है, वातावरण में सामने कोई उद्दीपक आता है, जैसे तुम सीख रहे हो, तुम्हारे सामने उद्दीपक है, ये वैकेंसी, तभी तो तुम क्रिया कर रहे हो। और जब बच्चा वातावरण में कोई भी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है, तो बीच बीच में क्या दे देना चाहिए? पुनर्वलन। जैसे बच्चे की तारीफ कर लो, पुरस्कार दे दो, जिससे बच्चे की क्रिया में क्या आती है? तीव्रता आती है। और व्यवहारवादी के कौन कौन फॉलोवर्स है, तो मैंने कल नाम लिखे थे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, एडविन गुथ्री और क्लार्क हल।
अब बात आती है सर पूरे कंप्लीट इन सिद्धांतों को पढ़े, नहीं पूरे नहीं पढ़ना, तुम्हें साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, तुम्हें पेडागोजी पढ़नी है। तो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी, क्या क्या इनका रोल है, बस ऊपर ऊपर से देख के चले जाना। आ जाओ तो पर्सन अच्छी बात है, बाकी मुझे नहीं लगता थॉर्नडाइक तक तुम्हें ले जाएगा, ठीक ना, कि थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजी का पार्ट है, फिर भी देख लो अधिगम का हिस्सा है इसलिए थोड़ा सा। हाँ भाई यहां तक लिख दिया, तो आगे चले, चले आगे, लिख दिया सबने। थॉर्नडाइक की बात करें सर, और भी बहुत सारे नाम है, बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं इसको, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत भी बोलते हैं, हर्ष व शौक का सिद्धांत भी बोलते हैं, पर इतने नाम याद करके क्या करोगे, तुम सीधा ध्यान रखना ट्रायल एंड एरर थ्योरी और स्टूमस रेस्पॉन्स थ्योरी, दोनों थॉर्नडाइक की है। सर थॉर्नडाइक प्रयोग बिल्ली पर पूछेगा नहीं, फिर भी तुम्हारी आत्मसंतुष्टि के लिए ध्यान रख लेना। ये भी सर छोटे बच्चे व गामक कौशल के लिए, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा इस चीज से सीखते। आप कभी भी छोटे बच्चों को देखना, आपको तो सर छोटे बच्चे क्या करते हैं, प्रयास व गलतियां। भाई छोटे बच्चों को कोई सिखाओगे क्या, जब तुमने ए पर एप्पल वगैरह लिखना सीखा था, क्या एक बार में लिखना सीख लिया था क्या, फिर बार बार उसको सीखने का क्या किया, प्रयास, बार बार तुमसे क्या हुई, गलतियां। लेकिन थॉर्नडाइक कहता है हार मत मानो, निराशा में आशा छुपी हुई है और असफलता में सफलता छुपी हुई है। तो अगर जब तुम छोटे थे तुम पहली बार में हार मान लेते, नहीं यार मेरे से तो ए पर एप्पल नहीं सीखा जाएगा, आज तक नहीं सीख पाते, पर आप लोगों ने हार नहीं मानी, तो आपने कहीं के सर धैर्य रखा, इसलिए सिद्धांत को कहते हैं धैर्य का सिद्धांत। सिद्धांत को क्या कहते हैं, धैर्य का सिद्धांत। हर्ष व दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों सर, क्यों कहते हैं, जब आप किसी चीज को सीखने के लिए पहली बार प्रयास करते हो, जब असफल हो जाते हो, बताओ दुखी होते हो या खुश होते हो, दुखी होते हैं। लेकिन धैर्य रखो और बार बार ट्राई करो, बार बार गलतियां होगी, हार मत मानो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सीख जाओगे। बस ये थॉर्नडाइक कहता है, समझ गए। अब बात आती है सर इंपॉर्टेंट, दो चीज में इंपॉर्टेंट है, एक तो छोटे बच्चे इसी चीज से सीखते हैं, आप देखते हो छोटे बच्चे जब ए और एप्पल वगैरह सीखते तो बार बार उसको क्या करते हैं, प्रयास। और सर मोटर स्किल, गामक कौशल, गामक कौशल का मतलब ऐसी चीजें जो मांसपेशियों से सीखते, शरीर के अंगों से सीखते, जैसे आपने कहा सर तैरना, खेलना, सिलाई करना, टाइपिंग करना, ये सब चीजें गामक कौशल, ये भी किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, ट्रायल व एरर। भाई तुम्हें कोई भी, अभी तुम्हें कोई कहते हैं ड्राइविंग सीखनी है, तो बताओ ड्राइविंग इस पर आधारित है या नहीं है। तुम ड्राइविंग सीखने का पहली बार प्रयास करोगे, बताओ गलती होगी कि नहीं होगी, होगी। अगर तुम पहली बार ही हार मान लो, नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा, कभी नहीं सीख पाओगे। कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, एक दिन ऐसा आएगा ड्राइविंग सीख ही जाओगे। बात आगे समझे, क्लियर है। हाँ भाई इसका कुछ मुख्य और गौण नियम है, मैं तुम्हें वो भी बता देता हूं, पूछेगा नहीं फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं, लिख दो आप। देखो भाई मुख्य नियम, मेजर लॉ 3 है इसके, 3 मेजर लॉ है सर इसके, कौन कौन से लिखते जाना साथ साथ। आप एक लाइन याद करोगे, ताप, टी का मतलब होता है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। ए का मतलब होता है अभ्यास का नियम, और पी का मतलब होता है प्रभाव का नियम। अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा है उसने, एक तो बांटा उपयोग, एक बांटा अनुपयोग। प्रभाव को 2 बांटों में बांटा, एक बांटा संतोषजनक और दूसरा बांटा असंतोषजनक। करो कॉपी। 3 मुख्य नियम है, याद रखना कौन कौन से, सर तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा बोलोगे प्रभाव का नियम। लिख दो, मैं तुम्हें गौण नियम भी बता दूं साथ साथ। सेकेंडरी लॉ कितने सर, द्वितीयक नियम कितने, सेकेंडरी लॉ का मतलब होता है गौण नियम, गौण नियम सर 5 है। बात करें सर पांचों को याद करने का कोई तरीका वगैरह, तो लाइन याद कर लेना, बम, आसी, आत्मा, पर। ब का मतलब होता है मल्टीपल रेस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया।
बहु प्रतिक्रिया का नियम। म का मतलब होता है मानसिक विन्यास का नियम, जिसको बोलते हैं एटीट्यूड लो। आ का मतलब होता है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। स का मतलब क्या होता है सर? स का मतलब होता है साहचर्य, साहचर्य परिवर्तन का नियम। और लास्ट है आत्मा। आत्मा का मतलब होता है आत्मीकरण का नियम, करण का नियम। इसको सादृश्यता भी बोलते हैं या फिर एनालॉजी लॉ भी बोला जाता है इसको, सादृश्यता का नियम। लिख दो, मैं थोड़ा सा फिर तुम्हें नियम समझा देता हूं, ज्यादा पीएचडी मत करना, फिर मैं तुम्हें समझा देता हूं। ठीक है, 3 गौण नियम है, 5 गौण नियम है और 3 मुख्य नियम है। एक बार कॉपी कर लो फटाफट इनको, फिर चले आगे। परीक्षा कितनी तारीख को तुम्हारी? 22-23 अगस्त फिक्स हो गई? याद है तुम्हें सब अब? क्या कुछ भी याद नहीं? याद है? चलो भाई चलो भाई, तुम्हारा कौन सी मेरिट ज्यादा जाती है? ज्यादा जाती है क्या मेरिट? 40% लाने जरूरी है क्या? है 40 वाला काम भारी है तुम्हारा ना। सीटें खाली रहती है क्या तुम्हारे? अब की कितने पद है? 3600। चलो, इतने बच्चे भी तो नहीं है शायद, फार्म ही कम ही आते हैं तुम लोगों को तो। 1.25 लाख। चले भाई, लिखो लिखो फटाफट लिखो। फिर चले अगला स्किनर पे, फिर पावलो। आज पूरी करनी है मुझे इसको, ठीक है ना, ताकि तुम कल तुम्हारी दूसरी क्लास लगा सको। लिखो फटाफट। चले भाई, चले। हाँ भाई सर, ये क्या है मुख्य नियम? अगर देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, पीएचडी मत करना, मुझे पता है इसमें पर्सन नहीं आएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में और रहेगा सर हमें सिद्धांत नहीं लिखा है। ठीक है, तुम लिख दो तुम्हारे तसल्ली के लिए। सर तत्परता, क्योंकि तुम्हारा पर्सन आएगा देखिए एनईपी का दिख सकता है, थोड़ी बहुत आरटी का, धारा का दिख सकता है, बाकी तुम्हें पर्सन पूछेगा और रचनावाद का। एक तुम्हें यह पर्सन पूछेगा आप प्रधानाचार्य के रूप में या ऐसा कुछ, आपको कोई एक रोल करवा के आपसे पूछेगा अगर आप वही हो तो आपकी क्या भूमिका रहेगी। एक पर्सन ऐसा आएगा, जहां तक मेरा आइडिया है, तुम्हारे 4-5 पर्सन ऐसे आ सकते हैं, फिर भी पढ़ लो इनको। सर तत्परता का नियम कहता है, देखो तत्परता का नियम यह कहता है आप जब तक किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर नहीं हो, आपको कोई भी सिखा नहीं सकता। सर अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम यह कहता है कि आप किसी चीज की जब प्रैक्टिस करते हो और कंटिन्यू उसका यूज करते हो तो आप उसको सीख जाओगे, और प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन उसको यूज में नहीं ले रहे हो आप भूल जाओगे। तीसरी बात करें प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम यह कहता है कि आप जिससे सीख रहे हो, आप जिससे सीख रहे हो और आपको जो सिखा रहा है उसका आपके ऊपर प्रभाव कैसा पड़ रहा है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, संतुष्ट हो या नहीं हो। अगर आपको लग रहा है सर जो हमें सिखा रहा है हम उसके सिखाने के तरीके से संतुष्ट है, तो आपकी और इच्छा होगी मुझे आगे और सीखना है। लेकिन आप जहां से सीख रहे हो और उसके सिखाने के तरीके से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपकी आगे सीखने की इच्छा नहीं होगी। मेरी बात आ रही समझ में? क्लियर? सर इधर क्या है, सेकेंडरी लॉ क्या होता है? सेकेंडरी लॉ 5 है। सबसे पहला बहु प्रतिक्रिया का नियम, किसी भी चीज को सीखने के लिए बार बार क्रिया करो, इसको कहते हैं बहु प्रतिक्रिया। सेकंड नंबर दिख रहा है मानसिक विन्यास, इसको कहते हैं एटीट्यूड लॉ। एटीट्यूड लॉ का मतलब हम जिस चीज को सीखना चाहते हैं उसके प्रति हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम सीखने से पहले ही किसी चीज के प्रति ये विचार या ये धारणा बना दे, नहीं यार ये तो मेरे समझ भी नहीं आएगी, ये तो मेरे से सीखा ही नहीं जाएगा, तो आप उसको कभी सीख भी नहीं पाओगे। उसके बाद में देखिए मानसिक विन्यास के बाद में सर तीसरा आंशिक क्रिया, किसी भी विषय वस्तु को एक साथ मत सीखो, छोटे छोटे टुकड़ों में सीखो।
किसी भी विषय वस्तु को एक साथ मत सीखो, छोटे छोटे टुकड़ों में सीखो। आज इतना सा भाग सीखूंगा, कल इतना, कल इतना, कल इतना, ऐसे डिवाइडेशन कर दो उसका। उसको कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद में सर साहचर्य परिवर्तन, ये क्या होता है? साहचर्य परिवर्तन की बात करें सर, यहां पर साहचर्य परिवर्तन का नियम होता है कि जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास जैसे कोई पहले कोई चीज थी, जैसे मैंने कहा सपोज करो क्या ये जैसा मोबाइल है, मैंने कहा सपोज करो कि एक वीवो का फोन है, समझते जाना। मैंने कहा मेरे पास जैसे वीवो का फोन है, मैंने कहा वीवो के फोन में थोड़े से फंक्शन अलग है, और मैंने कह दिया 4 साल मेरे पास वीवो का फोन था। अब मैं आपसे ये कहूं जो वीवो का फोन है, मैंने आपको कहा वीवो का फोन जब फोन आता है, अगर मैंने आपसे कहा वो ऐसे अटेंड किया जाता है, कुछ देर के मान लो उसको ऐसे अटेंड किया जाता है। अब जैसे मैंने जैसे ही फोन चेंज किया, ये दूसरा वाला फोन लिया, अब मेरे जैसे ही फोन आएगा, जबकि आपको सर इसमें तो अटेंड ऐसे होता है, फिर भी आप देखोगे मैं जब जैसे ही फोन आएगा ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे फिर भी मैं जो पुराना जो व्यवहार है, बताओ वो व्यवहार यहां पर दर्शाऊंगा कि नहीं दर्शाऊंगा? अरे आप इसको ऐसे समझ लो, तुम्हारा तो पता नहीं क्या है। सुनो, मैंने कहा एक लड़का है, उसके पास स्प्लेंडर बाइक है, स्प्लेंडर बाइक में गियर कहां लगते हैं? स्प्लेंडर बाइक में गियर कहां लगते हैं? पीछे। अब आपको दे दी किसी ने बजाज की बाइक, बजाज में कहां लगते हैं? आगे। तुम जैसे ही बजाज की बाइक ले जाओगे, जबकि तुम्हें पता है कि आगे लग रहे हैं, फिर भी तुम्हारे पैर कहां, गियर कहां लगेंगे तुम्हारा? पीछे। वो जो पुराना व्यवहार है, बताओ वो यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको कहते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। समझ जाओगे सर? एनालॉजी वो क्या होता है, एनालॉजी लो क्या होता है? एनालॉजी लो ये होता है कि एक प्रकार की समानता, हमने कोई ऐसी चीज सीखी है और हम कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं दोनों के अंदर कुछ चीजें इक्वल है, समान है, और जो पुरानी चीज सीख रखी है वो नई चीज में यूजफुल है। सर कैसे? तो सुनो, एक लड़के को साइकिल चलाना सिखाया, इसका मतलब साइकिल चलाना सीखा तो कहेंगे लड़के ने हैंडल का बैलेंस बनाना, अरे हैंडल का बैलेंस बनाना सीखा है, साइकिल चलाना यार हैंडल का तो बैलेंस बनेगा ना साइकिल में। अब क्या उस लड़के को हम स्कूटी चलाना सिखाना चाहते हैं, तो बताओ उसके जो हैंडल का बैलेंस साइकिल का जो बच्चे ने सीख चुका है, बताओ हैंडल का बैलेंस स्कूटी में भी काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसको कहते हैं एनालॉजी लो। जो चीजें इक्वल है, जैसा उसका हैंडल इसका हैंडल, तो वो कहीं की हमें हेल्प करेगा, वो कहीं की हमें लर्निंग के अंदर कहीं की क्या करेगा? हेल्प करेगा। इसको कहते हैं एनालॉजी लो। बातें क्लियर है? सिर्फ समझ लेना, तुम्हें नहीं पूछेगा पर्सन, ठीक है ना? हाँ पूछ दे तो बता दे, बड़ी मुझे पता नहीं पूछेगा, ठीक है ना? आगे ही समझ में, चलो आगे। अरे आगे चले, अगला आ जाओ। दूसरा पावलो का सिद्धांत। चलो भाई पावलो भी देख ही लो थोड़ा बहुत तुम। नाम बहुत सारे, पर तुम मैन मैन याद कर लो जो तुम्हारे लेवल के।
जल्दी करो कॉपी फटाफट। ये लिख रखा है उद्दीपक सामान्यीकरण, जिसको बोलते हैं स्टूमल जनरलाइजेशन, मिलता जुलता व्यवहार। ऊपर दे विलोप, विलोप, विलोपनीकरण, विलोपन, क्रिया का समाप्त हो जाना। फिर है उद्दीपक सामान्यीकरण, मिलता जुलता व्यवहार। और इधर यूसीएस भोजन, यूसीआर भोजन के साथ लार, सीएस घंटी, सीआर घंटी के साथ लार। इंपॉर्टेंस क्या है? तो पुनरावृत्ति के आधार पर सीखा जाता है और भाषा व आदत के लिए उपयोगी सिद्धांत है। चले भाई, बाकी एक हो गया, लिख दिए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। एग्जाम है अगस्त में, फिर ऐसे लिखोगे तो क्या करोगे? दिन तो बचे 20। आराम से पढ़ना है, आराम से पढ़ना। फिर यही पढ़ोगे 22 अगस्त तक। हाँ, कुत्ता घंटीन चिंपैंजीन इसी में रहोगे तुम। फिर चले भाई। अरे लिख दिया सबने, है इधर हो गया। सुन लो भाई, पावलो समझा रहा हूं, सुनो। सर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, सीआर थ्योरी बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बोलते हैं। पावलोव ने दिया था, है क्या रामायण? तो सुनो। पावलोव जी ये कहते हैं कि दो प्रकार के उद्दीपक होते हैं। एक ऐसा उद्दीपक होता है जिसके साथ हम क्रिया ऑलरेडी करते हैं, अर्थात पहले से ही उसके साथ हमारा संबंध स्थापित है। जैसे मैंने कहा, मैं अगर यहां पर लाकर मिठाई की गुलाब जामुन रसगुल्ले की अगर पेटी रख दूं, तो बताओ तुम्हारा ध्यान इधर रहेगा या इस पैनल पे रहेगा? फिर है पेटी पे रहेगा। अब कहीं न कहीं अगर उस मिठाई की पेटी का ढक्कन वगैरह खुला है, तो तुम्हारे मुंह से कहीं की नेचुरल लार वार भी क्या नहीं आएगी? फिर है आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब मेरे कहने का मतलब है, दो प्रकार के उद्दीपक होते हैं। एक वो उद्दीपक होता है जिसके साथ पहले ही दिन क्रिया हो जाती है। या फिर मैंने कहा मेरे पास पत्थर का टुकड़ा है, मैं तुम्हारे ऊपर पत्थर का टुकड़ा फेंक रहा हूं, बोलो क्रिया होगी कि नहीं होगी? होगी। इसका मतलब ऐसा उद्दीपक जिसके साथ क्रिया हो रही है उसको कहते हैं स्वाभाविक या प्राकृतिक। स्वाभाविक या प्राकृतिक। तो पावलोव ने क्या किया, कुत्ते के सामने भोजन लाया, भोजन को देख के कुत्ते ने जुबान बाहर निकाली, लार टपकाने लग गया। इसका मतलब भोजन के साथ क्रिया हो रही है, तो भोजन कैसा उद्दीपक है? प्राकृतिक या स्वाभाविक। फिर पावलोव ने दूसरे दिन क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई। क्या कोई क्रिया हुई? नहीं हुई। इसका मतलब जिसके साथ कोई क्रिया नहीं हो रही है उसको कौन सा उद्दीपक बोलोगे? कृत्रिम या फिर अस्वाभाविक। दो चीजें क्लियर है। अब पावलोव ये चाहता है कि मैं घंटी बजाऊं और लार आ जावे। सीधा गणित है, मैंने कल भी बताया, मैं पत्थर फेंक रहा हूं, तुम क्रिया कर रहे हो। इसका मतलब पत्थर कैसा उद्दीपक है? जिसके साथ क्रिया पहले दिन हो रही है, कैसा उद्दीपक है? प्राकृतिक।
अब मैंने मारकर बजाया, कोई क्रिया हुई क्या? नहीं। इसका मतलब मुझे क्रिया किसके साथ करवानी है? भाई इसके साथ तो क्या करूंगा, इसके साथ ऑलरेडी रिलेशन है तुम्हारा, तभी तो गर्दन नीचे की है तुमने पत्थर फेंकते ही। इसके साथ कोई भी रिलेशन, मैं चाहता हूं कि मारकर बजे और तुम्हारी गर्दन नीचे हो जाए। मेरे पास दो प्रकार के उद्दीपक है, एक ऐसा जिसके साथ कोई क्रिया नहीं और एक ऐसा जिसके साथ क्रिया हो रही है। अब मैं चाहता हूं कि जिसके साथ क्रिया नहीं हो रही सिर्फ वो बजे और तुम गर्दन नीचे कर दो। तो पावलो जी कहता है इसके लिए एक काम करो, आप जिसके साथ क्रिया हो रही है एक तो उस चीज को रखो, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं तो एक तो मेरे पास पत्थर है, सेकंड एक जिसके साथ क्रिया नहीं हो रही है, मार्कर के साथ क्रिया नहीं हो रही है, दूसरा इसको ले लो। अब मुझे बताओ तुम्हें अनुबंधन किसके साथ स्थापित करना है, पत्थर के साथ के मार्कर के साथ? क्योंकि इसके साथ तुम्हारा कोई संबंध है, इसके साथ करना है। जिसके साथ अनुबंधन स्थापित किया जाता है उसको बोलते हैं CS, कंडीशनल स्टूमल्स, अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक, तो बोलो किसके साथ अनुबंधन स्थापित करना है? घंटी के साथ। सर जिसके साथ संबंध स्थापित नहीं करना, ऑलरेडी हो चुका है, उसको बोलते हैं UCS, अनकंडीशनल स्टूमल्स। तो बोलो संबंध किसके साथ स्थापित नहीं करना है? भोजन के साथ, क्योंकि भोजन के साथ पहले दिन क्रिया हो रही है। अब मैंने तुम्हें बताया भोजन घंटी भूल जाओ, ये मार्कर है, पत्थर है, तुम्हें किसके साथ संबंध स्थापित करना है? मार्कर जिसके साथ करना है वो CS है, कंडीशनल स्टूमल्स, अनुबंधित उद्दीपक, अर्थात इसके साथ संबंध स्थापित करेंगे, अनुबंधन स्थापित करेंगे। और जिसके साथ नहीं करना वो क्या है? पत्थर। वो क्या है? पत्थर। तो पत्थर है UCS, अनकंडीशनल स्टूमल्स, अनानुबंधित उद्दीपक, अर्थात इसके साथ संबंध स्थापित नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, पत्थर के साथ पहले दिन तुम क्रिया कर रहे हो। अब पावलोव ये कहता है कि आप एक काम करो, एक तो वो चीज जिसके साथ संबंध स्थापित करना है उसको लो, और एक जिसके साथ हो चुका है उसको ले लो, फिर दोनों की बार बार पुनरावृत्ति करो। दोनों की बार बार क्या करो? पुनरावृत्ति। एक घड़ी ऐसी आ जाएगी जिसमें इसको तो बंद कर देना पत्थर को, और सिर्फ इसको बजाना, फिर भी इसके साथ क्रिया होने लग जाएगी। अब आपने कहा सर कैसे? तो सुनो, पहले दिन पत्थर फेंका, गर्दन क्या हुई तुम्हारी? नीचे। इसका मतलब इस पत्थर के साथ अनुबंधन स्थापित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्थर के साथ ऑलरेडी क्रिया हो रही है। दूसरे दिन कोई क्रिया नहीं, इसका मतलब मुझे इसके साथ संबंध स्थापित करना है। तीसरे दिन दोनों को साथ साथ। तुम्हारी नजर तो किस पर है सबकी? पत्थर पर। अरे तुम्हारी सबकी नजर तो किस पर है? पत्थर पर। पत्थर को देखकर गर्दन क्या? नीचे। इसका इसको देखकर तभी तो क्रिया नहीं हुई। चौथे दिन वापस, अभी भी किसको देख के? नीचे, पत्थर को। 10 दिन कंटिन्यू हो गए। मैंने क्या बताया? दोनों को साथ साथ देना है, जिसके साथ संबंध स्थापित करना है उसको, और जिसके साथ है। बार बार पुनरावृत्ति। 10-15 दिन हो गए। 16वें दिन तुम सबकी नजर किस पे रहेगी? मार्कर पर। जैसे ही 16वें दिन मार्कर पे नजर रहेगी, अब मेरे से मार्कर बजाय पत्थर हाथ में, इतना करते गर्दन क्या होगी तुम्हारी? नीचे। इतना करते तुम्हारी गर्दन क्या हो गई? नीचे। बस ये प्रयोग है, बाकी कुछ भी नहीं। आगे बात समझे? पुनरावृत्ति के आधार पर बार बार दोनों की पुनरावृत्ति, जिससे इसके साथ क्या स्थापित हो जाएगा? संबंध। आगे समझे? सर वहां पर विलोप लिख रखा है, विलोप क्या है? विलोप यह है कि जब संबंध स्थापित हो जाए उसके बाद अगर आप कंटिन्यू जिसके साथ संबंध स्थापित हुआ है, जैसे मारकर, अब सिर्फ यही देते रहो कंटिन्यू, 17 दिन भी सिर्फ यही, पत्थर नहीं फेंका तो भी गर्दन नीचे होगी, पत्थर नहीं फेंका तो भी गर्दन नीचे। 19वें दिन देखना आप, होगी नीचे? नहीं, क्योंकि आप कहोगे सर अब तो आप सिर्फ मारकर ही बजा रहे हो, धीरे धीरे संबंध क्या हो जाएगा? समाप्त। इसको कहते हैं विलोप, क्रिया का समाप्त हो जाना। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है सर? उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब किसी, जैसे डायरेक्ट एग्जांपल समझ तो, एक बच्चा है जो खरगोश से डरता है, एक बच्चा खरगोश को देख के डरता है। बच्चे के आप घर पर गए और आपने क्या किया, व्हाइट रुई का कोई तकिया है, वो व्हाइट रुई का तकिया लेकर बच्चे के पास गए और बच्चा उसको देख के चुप रहा है, नहीं हटाओ खा जाएगा। आप समझा रहे बेटा ये तकिया है, खरगोश नहीं। बच्चा कहता नहीं हटाओ। किसी भी उद्दीपक को मिलता जुलता, जैसा खरगोश के साथ व्यवहार कर रहा था, बच्चा तकिए को भी क्या समझ रहा है? खरगोश। खरगोश से भी डर रहा था और तकिए से भी क्या हो रहा है? डर रहा है। आगे बात समझे? इसको कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। तो सर UCS समझ में आ जाएगा। अनकंडीशनल बोले तो जिसके साथ संबंध स्थापित नहीं करना है, ऑलरेडी है। कंडीशनल स्टूमल्स, अनुबंधित उद्दीपक, जिसके साथ संबंध स्थापित किया है हमने। क्लियर है?
सर सिद्धांत किस पर बल देता है? पुनरावर्ती, बार बार, घंटी भोजन, घंटी भोजन, पुनरावर्ती। कोई भी भाषा और आदत सीखनी है तो वो सीखी जाती पुनरावर्ती से। मैंने कहा एक लड़का राजस्थान का है, लड़के ने कहा सर मैं गुजरात जाना चाहता हूं। मैंने कहा क्या हो गया भाई? उसने कहा नहीं नहीं सर गुजरात में अच्छा खासा पैसा है, मैं तो वहीं पर काम करूंगा। लड़का वहां पर जाकर एक कपड़ों की शॉप पर काम कर रहा है। लड़का राजस्थान का, गुजरात में जितने भी आते सब लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं? गुजराती। अब मुझे बताओ लड़का वहां पर जाके क्या गुजराती लैंग्वेज सीखने की कोचिंग करे क्या? फिर भी मैंने 1 साल बाद में जब गुजरात गया, मैंने उस लड़के से मिला, मैंने देखा लड़का तो गजब ही गुजराती बोल रहा है। क्या कारण है? कैसे सीखी? बार बार उसके सामने गुजराती भाषा की क्या हुई? पुनरावृत्ति। बार बार जो भी आते थे गुजराती, जो भी आते थे गुजराती। इसका मतलब भाषा व आदत सीखनी है तो किसी भी चीज की बार बार पुनरावृत्ति करो, व्यक्ति उसको सीख जाएगा। आगे मेरी बात समझे? ये है पावलो, ज्यादा और कुछ भी नहीं। चले आगे, अरे आगे चले। अगला लिखो स्किनर। क्या? सी, कंडीशनल रेस्पॉन्स। कंडीशनल रेस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया। कंडीशनल का मतलब होता है अनुबंधित। अनुबंधित अनुक्रिया, इसका मतलब सर स्टूबल्स का मतलब उद्दीपक, सी का मतलब अनुबंधित, तो अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक। चले आगे, अगला जो भी स्किनर पे। हाँ, बीएफ स्किनर। तुमने कहां सुन लिया नाम ये? है किसके लिए पढ़े तुमने? कंप्यूटर के लिए? तो कौन सा एग्जाम था? काय का कोर्स है वो? उसमें ये चीजें आती है क्या तुम्हारे? चलो भाई, हाँ भाई हम पढ़ रहे सर, स्किनर पढ़ रहे। स्किनर देख लो भाई। ऑपरेंट थ्योरी, या आरएस थ्योरी, या क्रिया परसुत। मैं तुम्हें ज्यादा नाम नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि मेरा मन कह रहा है पसंद नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा तुम्हारा टाइम नहीं खराब करूंगा, ठीक है ना? बाकी इन सबके बहुत सारे नाम है पर मैं तुम्हें नहीं लिखूंगा इतने सारे। तुम्हारा कभी पढ़ना हो तो मैं यूट्यूब पे कल ऐसे मैराथन लूंगा शिक्षक भर्ती वालों का। तुम्हारे अगर पूरी साइकोलॉजी देखनी है तो देख लेना, उसमें जी भर लेना तुम्हारा, ठीक है ना? बाकी फोकट में टाइम खराब मत किया करो। मैंने देखा है बहुत सी तुम्हारा कंप्यूटर निर्देश वाला में टीचर बहुत साइकोलॉजी, पूरी पूरी साइकोलॉजी पढ़वा रहे हैं, ठीक है ना? परीक्षा हो तो तुम भी देख लेना जाकर उनके रजिस्टर, साइकोलॉजी आती कि नहीं आती है ही नहीं। साइकोलॉजी सिलेबस में कैसे आ जाएगी? लिखो भाई। अल्बर्ट बांडुरा, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत है बांडुरा का, कनाडा का रहने वाले। 1977 में प्रिंसिपल दिया था इन्होंने अपना। ये सब चीजें पूरी साइकोलॉजी के है ये सब, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लो, रिस्क नहीं लेना चाहते हम। फिर भी मुझे पता है एक आएगा तो एनईपी का आएगा, एनईपी में भी फॉर्मूला पूछेगा वो, एक आरटी की धारा पूछ सकता है तुमसे।
लिख दिया भाई। ऑपरेंट थ्योरी, आरएस थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, और भी नाम है इनके, सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, काम के नहीं पढ़ते अपने। हाँ भाई लिख दिया, तो मैं समझा दूं थोड़ा तुम्हें ये भी। चले भाई चले, सुन लो। देखो एक तो था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ये कहता है बच्चा क्रिया तब करता है जब बच्चे के सामने उद्दीपक आता है। स्किनर ये कहता है उद्दीपक का इंतजार मत करो, तुम कंटिन्यू क्रिया करते रहो, तुम कंटिन्यू क्रिया करते रहो, कभी न कभी तो उद्दीपक आएगा ही आएगा। फिर मैं तुम्हें 2 एग्जांपल दूंगा, बस यही सिद्धांत और कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कह दिया ये है जो भैया बैठे हैं, इन्होंने कहा सर मैं तो थॉर्नडाइक का फॉलोवर हूं, इन्होंने इंजीनियरिंग सब कर ली, घर वालों का बेटा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा, इन्होंने कहा नहीं नहीं भर्ती आएगी तब करूंगा, भर्ती आएगी तब क्रिया करूंगा, इसका मतलब जब उद्दीपक आएगा तब पढ़ूंगा। ये थॉर्नडाइक के फॉलोवर है। इन्होंने भी इंजीनियरिंग कर ली, जैसे ही की कितने ही बोरे बिस्तर लेकर तो तैयारी करने चले गए। घर वालों का कहा जा रहा है पढ़ने, इतना जल्दी कहा जा रहा है, भर्ती तो नहीं आई, भर्ती तो आती रहेगी। इन्होंने कहा मैं तो अभी से तैयारी कर रहा हूं, ये भाई साहब बोरे बिस्तर लेकर पढ़ दे आके। अब ये तो बिना भर्ती के ही पढ़ रहे, और ये उद्दीपक भर्ती का इंतजार कर रहे, क्या भर्ती आएगी तब क्रिया करूंगा। और ये कह रहे नहीं नहीं मैं तो स्किनर का फॉलोवर हूं, स्किनर ने कहा था क्रिया करते रहो, उद्दीपक का इंतजार मत करो, कभी न कभी तो आएगा ही आएगा। तो इनसे जब पूछा गया साहब तुम इतने जल्दी तैयारी क्यों कर रहे हो, इन्होंने कहा क्या हो गया। अगले ने कहा अभी तो भर्ती नहीं है, इन्होंने कहा भर्ती नहीं है का क्या मतलब है, कभी न कभी तो आएगी। अगले ने कहा हाँ ये तो सही है। अब जब ये पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं भर्ती में देरी हो सकती है, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, और ये तो अभी से तैयारी शुरू कर दी, तो कहीं न कहीं बीच में ऐसा हो सकता है कि इनका मनोबल टूट सकता है, कहीं न कहीं इनका मनोबल टूट सकता है कि यार भर्ती बहुत आगे, यार मैंने 2 महीने तो पढ़ाई कर ली, अब काम करता हूं बंद कर लूं। तो इसके अंदर यह कहता है कि एक तो आप उद्दीपक का इंतजार मत करो, तुम तो क्रिया करते रहो लगातार। और अध्यापकों को क्या करना चाहिए, बीच बीच में जाकर बच्चे को पुनर्वलन देना चाहिए। बच्चे को क्या देना चाहिए, पुनर्वलन। अब पुनर्वलन भी बहुत टाइप के, मैं तुम्हें समझा तो दूंगा, पर नॉर्मली तुम सुन लो जनरली क्या है। पुनर्वलन का मतलब टीचर गया कभी इनके पास गया और कहा और कैसे चल रही है तैयारी, उन्होंने कहा गुरुजी मस्त चल रही है, कितना पढ़ लिया, गुरुजी 20-30% तो पढ़ ही लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। बेटा अभी तो भर्ती को 1 साल है, 20-30% अभी से, भर्ती आएगी तब तक तो 3-4 बार कोर्स रिवाइज हो जाएगा, वेरी गुड यार, तेरा सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। इतना कहते ही कहीं के जो इनका मनोबल गिरने वाला था, यार मैं भी थोड़े दिन गांव चले जाता हूं, भर्ती आएगी तब आऊंगा, वो वापिस मनोबल बढ़ जाएगा और इनकी क्रिया में वापिस तीव्रता आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। मेरी बात आ रही समझे, इसको कहते हैं पुनर्वलन। इसको क्या कहते हैं, पुनर्वलन। अब तुम पुनर्वलन जानना चाहो तो जान लो, तुम्हारे पर्सन नहीं आएगा, पर्सन आएगा सेकंड ग्रेड वालों का भी 12 जुलाई को एग्जाम है, देख लेना जाके। पुनर्वलन सर 2 टाइप का होता है, मैं सिखा देता हूं, सुन लो। 2 टाइप का पुनर्वलन होता है सर, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। बोले तो एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। मुद्दा आता है सर है क्या पॉजिटिव और नेगेटिव क्या। देखो मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, मुझे पता है तुम गलत बताओगे, फिर भी मैं पूछ रहा हूं, बताना। मैंने कहा नकारात्मक पुनर्वलन देने से बताओ क्रिया में तीव्रता आएगी या क्रिया में कमी आएगी, क्या आएगी, वेरी गुड। मैंने कहा था तुम गलत बताओगे। फिर यहां पर क्या लिख रखा है, लाइन को पढ़ना एक बार। पुनर्वलन हमेशा क्रिया में क्या लाता है। अब तुम कहोगे सर नकारात्मक कैसे तीव्रता लाता है, सुन लो और समझ लो। 2 प्रकार के रेनफोर्समेंट, मैंने कहा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये लिख तो दी ना तुमने रामायण। सर हम रेनफोर्समेंट पुनर्वलन की बात करें तो आपको तो सर 2 टाइप के पुनर्वलन होते हैं सर, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है सर नेगेटिव। पॉजिटिव 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी प्राथमिक, एक होता है सेकेंडरी द्वितीयक। मैंने ये कहा पुनर्वलन कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव के, मैंने अभी एक लाइन लिखी, पुनर्वलन हमेशा क्रिया में क्या लाता है, तीव्रता। इसका मतलब गुरुजी कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हाँ भाई कोई भी हो। अब बात आती सर कैसे समझना। एक ये लड़का है, 2 प्रकार के उद्दीपक होते हैं, एक होता है पर्वत्यात्मक, एक होता है विमुखी। ऐसे उद्दीपक जो तुम्हें आनंद की अनुभूति करावे,
विमुखी, ऐसे उद्दीपक जो तुम्हें कहीं की दुख वगैरह ये पहुंच रहा है, उससे दर्द हो रहा है, कहीं की कष्ट हो रहा है, वो विमुखी। ये एक व्यक्ति है, चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठा है, किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं कर रहा है। सुनते जाना, किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं कर रहा है। मैंने इस बच्चे से कहा, मैंने कहा काम कर, अगले संडे को टेस्ट है, अगर तेरे नंबर अच्छे आए तो तुझे 11,000 का इनाम दिया जाएगा। बताओ बच्चा क्रिया करेगा कि नहीं करेगा? इसको पाने के लिए ये उद्दीपक कैसा है, पर्वत्यात्मक या विमुखी? पर्वत्यात्मक, इसका मतलब इसको पाने के लिए बच्चा यहां पर क्रिया किसके लिए कर रहा है? अरे इसको, तो जहां पर पाने के लिए जो चीजें हमें पसंद है, जिसको हम पाना चाहते हैं, उसको कहते हैं पॉजिटिव। अब सुनो, लड़का बैठा है, जैसे ये लड़का बैठा था सर, बैठे बैठे एकदम लड़के के, आपने कहा सर करंट, विद्युत का झटका लग गया, करंट लग गया। बैठा था एकदम कुर्सी पर, एकदम हाथ के कुर्सी में एकदम करंट आ गया। बताओ ये पर्वत्यात्मक है, विमुखी? विमुखी। अब बताओ बच्चा इस करंट से बचने के लिए क्या करेगा? अरे करंट से बचने के लिए क्या करेगा? तो बताओ क्रिया तो इसमें भी हुई, अरे क्रिया तो पॉजिटिव में भी हुई, और क्रिया तो मैंने क्या कहा, पुनर्वलन हमेशा क्रिया में क्या लाता है? तीव्रता। क्रिया में क्या लाता है? तीव्रता। समझ गए? और सुन लो, तुम बताना पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। एक आपने कहा सर, एक कोई लड़का या लड़की है जो यहां से, सपोज करो लड़की जैसे स्कूटी लेके जा रही है, और स्कूटी, आपने कहा सर बात बहुत तेज धूप है, और धूप है, जब वो मुंह पे कुछ बांध देते ना, क्या बोलते हैं उसको? इसका, लड़कों को देखो, इसका यही काम है तुम्हारा दिलाने का, इसका है, इसका गमछा, और बोलो, और स्वाबी। तो चलो भाई, कोई दिक्कत, जो भी एक्स वाई जेड। तो आपने कहा सर एक लड़की स्कूटी लेकर जा रही थी और तेज धूप है, बताओ यहां पर लड़की जो क्रिया करेगी वो पॉजिटिव पुनर्वलन होगा या नेगेटिव होगा? तेज धूप है, बताओ पाना, बचना, दूर करने के लिए क्रिया या पाने के लिए क्रिया? अब लड़की उस धूप से बचने के लिए स्कार्फ स्कार्फ जो भी होगा स्कूटी से निकालेगी, उसको बांधेगी। बताओ क्रिया कर रही कि नहीं कर रही? मेरी बात आ रही समझ में तुम्हें? तो पुनर्वलन दो टाइप के होते हैं सर, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पुनर्वलन कैसा भी हो, हमेशा तुम्हें क्रिया करवाएगा, हमेशा क्रिया। जिन चीजों से बचने के लिए क्रिया करते हैं वो नेगेटिव है, जिन चीजों को पाने के लिए क्रिया करते हैं वो कैसा पुनर्वलन है? पॉजिटिव है। क्लियर है? अरे क्लियर है, चले आगे। चलो साहब आगे, इसके अंदर साहब हो गए, चलते इसके अंदर के बाद अगला क्या बच गया? कितने हो गए? 3 हो गए। अगला लिखो, क्लार्क हल का सिद्धांत। मैं लिख रहा हूं ऊपर, ऐसे कैसे लिखना? 4 नंबर, परबलन सिद्धांत, पुनर्वलन सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत, परिष्कृत यथार्थ सिद्धांत, गाइलाइट चलता रही। बहुत है 5 मिनट, क्या कर रहे, क्या कर रहे? 5 क्या बोल रहे हो? सांस ज्यादा ले रहे? हाँ, नहीं लेनी सांस है? ए भगवान, ज्यादा लेते हैं सांस, तेज आ रही है? क्या क्या कह रहे हो? अरे कहे की रनिंग है, तबीयत खराब हो रही, 3 दिन हुए तुम्हें रनिंग की पूरी, तो दवाई खा खा के तो चल रहा हूँ 3 दिन से। फिर
एनर्जी है नहीं वहां, क्या है, उदयपुर गए जो पुल वूल में वहां चले गए, बारिश आ रही थी, पानी ठंडा था जो बात, तो हो गया पूरा, मजा आ गया। अब छुट्टियां लेने में लूं कि अभी टीचर भी वो 2 दिन वहां पर है जो वहां, इसलिए ठीक है ना। बाकी मतलब 3-4 दिन छुट्टियों में जा रहा था कि हिम्मत सर्दी ही नहीं, आज तो थोड़ी बहुत सर्दा तो ही, बाकी कल परसों तो खड़े ही नहीं रहा जा रहा था, ठीक है ना। चले भाई, लिख दिया। एक और लिख दो, जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत, नाम लिख दो, जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत है। किस में दे सकते, पता नहीं क्या ही तीर मार लिया इन्होंने इतने सारा नाम देखे। तो निकम हो गए, कोई काम तो थे नहीं। लिखो भाई फटाफट। आज लाइट कैसे चली गई, बारिश बारिश तो नहीं आ रही बाहर ऊपर, बारिश 4 दिन आई फिर चली गई है। ये तो 2 दिन खुश कर दिया बारिश ने, आ जाएगी नहीं, आज बारिश आएगी ये तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बता सकते हो, है? धूप है वो। चलो भाई, चले चले। देखो, रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी, तो क्लार्क हल ने दी थी, जबकि रेनफोर्समेंट के जो कॉन्सेप्ट होते हैं पुनर्वलन के, वो स्किनर ने दिए थे। यहां पर बात करें सर, चालक न्यूनता वगैरह नाम है, देखो तो अच्छी बात है, बाकी इतना नहीं जाएगा वो। सर कहता क्या है, बस ये बात सुन लो। क्लार्क हल ये कहता है कि व्यक्ति काम इसलिए करता है क्योंकि व्यक्ति को, क्रिया इसलिए करता है, सीखता इसलिए क्योंकि व्यक्ति को उस चीज की क्या होती है, नीड होती है। मैंने कल भी बताई थी शायद ये बात तुम लोगों को, मैंने कल भी ये चीज बताई थी मैंने। क्योंकि क्लार्क हल का मानना है पुनर्वलन, मोटिवेशन, ये किसी काम के नहीं है। हमारे अंदर एक ड्राइव उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं चालक। वो चालक हमें अंदर से कहता है कि ये काम कर, ये चीज हमें चाहिए, कैसे भी कर इस चीज को ले तू। तो तुम्हारे अंदर एक ड्राइव उत्पन्न है कि यार नौकरी लगना है, वो अंदर जो तुम्हारे अंदर जो बार बार चीख चीख के तुम्हें कह रहा है यार इस बार लगना है, इस बार लगना है, काम तुम्हें वो करवा रहा है। जो तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है ना, वो तुम्हें काम करवा रहा है। और जो अंदर जो आवाज आती है उसको बोलते हैं ड्राइव। तुम्हारा जो अंदर उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव। जैसे मैं तुम्हें एक पूछ रहा हूं, मुझे बता रहा, एक होती है भूख, एक होता है भोजन, इसमें बताओ ड्राइव कौन है? वेरी गुड। हमें जब भूख लगती है तो भूख अंदर से आवाज देती है, भोजन भोजन, और जैसे तेज भूख रहेगी चालक में तीव्रता आएगी और तुम भोजन की तलाश करोगे। बता तुम्हें भोजन की क्या है? उस समय आपको किसी ने पुनर्वलन नहीं दिया है क्या भाई तू जा भोजन की तलाश कर, फिर भी आप तलाश कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको इस चीज की क्या है, आवश्यकता। अब तुम्हें उस समय कोई कह देवे कि भाई तुम्हें कोई पुनर्वलन नहीं दे देवे, मोटिवेशन नहीं दे देवे, आज खाना मत खा, कल खाना खाना, मोटापा घट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या तुम्हारी चीजें काम करेगी? नहीं, क्योंकि तुम्हें इस चीज की सख्त क्या थी, भोजन की। तो सीधी गणित है, अंदर एक ड्राइव उत्पन्न होगा। जब वो ड्राइव उत्पन्न होगा तो एक आवश्यकता होगी, और वो ड्राइव चीख चीख के कहेगा इस चीज को लाओ, कैसे भी इस चीज को पूरी कर, और तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब गुरुजी पुनर्वलन, मोटिवेशन योगी काम के नहीं होते। ये बात कौन कहता है? क्लार्क हल। व्यक्ति इसलिए काम करता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर चालक उत्पन्न होता है, और चालक चीख चीख के कहता है कि ये जरूरत है मुझे, ये नीड आवश्यकता है मुझे, और तुम उस जरूरत को पूरा करने के लिए काम करते हो। आ जाएगी समझ? अरे आ जाएगी समझ में? चले आगे, अगला चलो। हाँ भाई, अगला एक 5वां और है, सिर्फ नाम लिख दो, एडविन गुथरी। सिर्फ सिद्धांत का नाम लिख दो, एडविन गुथरी। ये पंखे भी नहीं चलते क्या लाइट जाती तो? एडविन गुथरी का समीपता का सिद्धांत।
एडविन गुथरी का समीपता का सिद्धांत। एडविन गुथरी का समीपता का सिद्धांत, और नीचे या करके एक और नाम लिख दो, एकल प्रयास का सिद्धांत। या करके एक और नाम लिख दो, एकल प्रयास का सिद्धांत। चलो भाई, ये हो गए कंप्लीट। अब हम थोड़ी सी संज्ञानवादी देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, अगली विचारधारा बढ़ाओ, संज्ञानवादी। जल्दी बढ़ाओ फटाफट। संज्ञानवादी। संज्ञानवादी सर सीखने के लिए किस पर बल देते हैं? मानसिक क्रिया पर। मानसिक क्रिया पर बल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने कहा सर तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, इन पे बल देते हैं। संज्ञानवादी के अनुसार सीखना अचानक होता है। सीखना अचानक होता है। आपने जितने भी देखे जीन प्याजे वगैरह, वो रचनावादी जो ना वो संज्ञानवादी, बस ये ध्यान रखना। हमने जो रचनावादी देखे वो रचनावादी सभी कौन है? संज्ञानवादी है, ठीक है। मैं एक सिद्धांत बता देता हूं, अब इसको कॉपी करो, फिर एक सिद्धांत पढ़ते हैं हम। सामाजिक अधिगम सिद्धांत या प्रेक्षणात्मक अवलोकनात्मक सिद्धांत, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। लिखिए फटाफट बांडू रखो। पर्वतरक लिख देना, अल्बर्ट बांडूरा। अल्बर्ट बांडूरा। पर्वतक लिख देना। गिवन बाई कौन है? अल्बर्ट बांडूरा। पर्वतक लिख देना, अल्बर्ट बांडूरा। लिख दोगे बांडूरा है? तो क्या करोगे तुम? नौकरी लग के? नहीं सर।
अल्बर्ट बांडुरा। जल्दी लिखो, थोड़ा सा इसको भी समझा देता हूं फिर आगे चले। चले भाई, चले आगे। बांडुरा क्या कहता है सुनो, देखो बांडुरा ये कहता है बच्चा समाज से सीखता है। सेकंड बात, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी बांडुरा की। बांडुरा कहता है बच्चा समाज के अंदर जो लोग काम करते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करता है, उसको देखता है ऐसे, और देखने के बाद बच्चा भी ऐसा कैसा व्यवहार करता है, तो सामने वाले के व्यवहार को देखकर उसके जैसा व्यवहार करना, इसको कहते हैं अनुकरण। इसको क्या कहते हैं? अनुकरण। भाई आप जैसे एक कोई बच्चा है, बच्चा जिस समाज में रहेगा, बताओ उस समाज से सीखेगा कि नहीं सीखेगा? सीखेगा। तो सर बच्चा कैसे समाज से सीखता है? तो बच्चा क्या करता है, समाज के अंदर जो काम करते हैं ना लोग, उनको ऐसे देखता है। देखना मतलब ऑब्जर्वेशन, इसलिए थ्योरी को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन थ्योरी। फिर बच्चा क्या करता है, उसके जैसा जैसा व्यवहार खुद भी करता है, तो दूसरों के व्यवहार को देखकर उसका जैसा व्यवहार करना सीखना, इसको कहते हैं अनुकरण। बांडुरा को लोगों ने कहा बांडुरा जी प्रयोग करके बताओ, हम कैसे विश्वास करें बच्चा ऐसे सीखता है। बांडुरा ने प्रयोग किया, एक तो जोकर पर, एक गुड़िया के ऊपर। आप एक काम करना, 200-400 का तुम्हारा खर्चा आएगा, तुम भी आज जाके प्रयोग करना। एक कोई गुड़िया वुडिया कोई रोबोट लेना, एक चाबी वाबी वाला, और कोई छोटा बच्चा उसके पास ले जाना और चाबी भर के उसको आगे छोड़ देना। आप देखना, सबसे पहले ये समझ रहा, वो एक समाज के अंदर कोई एक मॉडल है। मॉडल का मतलब वो एक पर्सन है, जो आप जॉकर गुड़िया जो भी ले जा रहे हो, कोई पर्सन है, रोबोट वोबोट। बच्चे के सामने देखना, आप बच्चा डायरेक्ट जाते ही उसके जैसा व्यवहार नहीं करेगा। जैसे ही हमने चाबी भर के उसको छोड़ा, आप देखना वो गोल गोल घूम रहा है, वो रोबोट जो भी एक्स वाई जेड है, ताली बजा रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तुम नोटिस करना, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, उसको ऑब्जर्वेशन करेगा, ऐसे देखेगा। 2-4 बार आप करते जाना, चाबी भर भर के बच्चा चुपचाप देखता जाएगा ऐसे। फिर आप दूसरे तीसरे दिन देखना, जैसा वो रोबोट कर रहा है वैसे ही कौन करेगा? बच्चा। बस यही बांडुरा कह रहा है। बात आ गई समझो मेरी? सर 4 प्रक्रिया बताई सीखने के लिए। हम ये कहते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को देखकर सीखते हैं सर, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। सबसे पहले, जैसा आप इसको फॉर एग्जांपल समझ लो, जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, इसका मतलब आप टीचर का क्या करना चाहते हो? भाई वो जो कर रहा है वो आप सीख नहीं तो चाहते हो? क्या पढ़ा रहा है सीख नहीं तो चाहते हो? अनुकरण का प्रोसेस ये, सबसे पहले जब टीचर पढ़ा रहा है तो तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सही बात है। आप तब अनुकरण से सीखोगे जब आपका ध्यान पूर्ण रूप से उसकी तरह क्या होगा? केंद्रित। जब ध्यान केंद्रित होगा तो तुम चीजों को कुछ न कुछ क्या करोगे? धारण। धारण का मतलब ग्रहण। और जब तुम चीजों को ग्रहण करोगे, तो एक बार में साइकोलॉजी कहती है कि बच्चा पूरा ऐसे देखकर नहीं सीखता है, तो टीचर के रूप में तुम उसको वापस क्या करोगे? प्रस्तुतिकरण, अर्थात तुम उसको वापस समझाओगे। जब तुम उसको वापस समझाओगे, उसके बाद तुम बच्चे से प्रश्न पूछो कि बताओ सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी? बच्चन का अल्बर्ट बांडुरा। आपने पुनर्वलन दिया, शाबाश बेटा, वेरी गुड। आगे बात समझ? अरे समझ में आ गई क्या? तो कितने प्रोसेस है सीखने के? यहां पर 4। क्लियर है? चलो आगे। हाँ भाई, ये बांडुरा देख लिया। एक और सिद्धांत देख लो आप, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत देख लो। हालांकि मैस्लो मानवतावादी विचारधारा से, इसी में लिख दो आप, तो इतना कुछ भी नहीं। अब्राहम मैस्लो। क्या है यार? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत।
बनाओ फटाफट। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत 5 जरूरत बताई उसने, 5 को फटाफट कॉपी कर लो इसको। मानवतावादी विचारधारा से है ये। अब्राहम मैस्लो पर विचार इतना तुम्हें गहराई में नहीं जाना है, तुम तो पूछे तो बता देना 5 क्या क्या है। क्रम पूछ सकता है, अगर तुम्हें तो नहीं पूछेगा, सेकंड ग्रेड में पूछ सकता है ये है। बता तो रहा हूं मैं तुम्हें, क्या पूछेगा फिर। अधिगम के सिद्धांत का तुम्हारे एक भी पर्सन आओ तो मुझे लाके बता देना सर ये आ गया, आएगा ही नहीं मुझे पता है। फिर भी तुम पढ़ लो क्योंकि तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, बाकी तुम सोचोगे सर हम क्या करें वहां जाके। एनडीपी का पर्सन आएगा, 2% रचनावादी का देगा वो, और 1% वो देगा जिसमें वो तुम्हारी कोई भूमिका बताएगा प्रधानाचार्य अध्यापक के रूप में, और एक कोई आर्टिकल को धारा पूछ सकता है। 4-5% यही है, इसके अलावा तुम्हारे पर्सन नहीं बनेंगे। हाँ भाई, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत की बात करें, टोटल 5 जरूरत है, याद कर लो, क्रम पूछ ले तो। हम याद ऐसे करते हैं कि सर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसकी शरीर की क्या हो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसको प्यार और क्या मिले, बस इतना मिलते ही व्यक्ति को किसकी प्राप्ति हो जाती है, बस। ठीक है, तो 5 क्रम है, लोअर से अपर की तरफ, लोअर से अपर की तरफ। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं उच्च कौन सा, निम्न कौन सा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चले आगे, अरे आगे चले, क्लियर। तो ये इंपोर्टेंट जो भी सिद्धांत है, देखो सिद्धांत और भी बहुत सारे, पर मेरा मानना है इतना, फिर मनोविज्ञान वाला सिस्टम हो जाएगा पूरा, और तुम्हारा मनोविज्ञान नहीं है, तुम्हारा शिक्षा शास्त्र है, तो इसलिए काम की चीजें पढ़ो। ठीक है, तो कुछ सिद्धांत है सर हमने देख लिए, इंपोर्टेंट जो सिद्धांत है। अब सुनो अगली बात, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, तुम क्वेश्चन की फिर प्रैक्टिस कर लेना। हाँ भाई, कुछ शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण है। अब शैक्षिक उद्देश्यों के एक बार जो निर्धारण दे रखे, एक बार उनको पढ़ लो अच्छी तरह से, सुन लो ध्यान से, मैं तुम्हें बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सुनना। देखो सुनते जाना। सर हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य है, आप कहते हैं सर शैक्षिक उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य होते हैं सर, CAP। सी का मतलब होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञानात्मक या ज्ञान से। ए का मतलब होता है अफेक्टिव, और अफेक्टिव का मतलब होता है भावात्मक, भाव से। पी का मतलब होता है साइकोमोटर, और साइकोमोटर का मतलब होता है गत्यात्मक या क्रिया से। 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य है सर, समझते जाना चीजों को। शैक्षिक उद्देश्य टोटल कितने प्रकार के, 3। टोटल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर आप टीचर वीचर कुछ भी बन जाते हो तो आपका उद्देश्य सिर्फ बच्चे को नॉलेज देना नहीं है। यहां पर बात करें सर, ये 3H कॉन्सेप्ट पर है। ये तो है हेड से, नॉलेज दिमाग से। सर ये बात करें तो आपके हार्ट से, और सर ये बात करें तो आपके हैंड से। 3H की बात होती है। हम अगर टीचर वगैरह कुछ भी बन जाते तो आपको सर सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, नॉलेज के साथ साथ बच्चे के इमोशन को भी समझना चाहिए, बच्चे को एक्टिविटी भी करवानी चाहिए। भाई कहने का मतलब, आप अगर टीचर बन जाते हो तो आपके उद्देश्य क्या होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज देना, या नॉलेज के साथ साथ बच्चे की फीलिंग को भी समझना, और बच्चे को किसी न किसी काम के अंदर, किसी न किसी खेल के अंदर वगैरह एक्टिव रखना, ताकि बच्चे के हाथ पैर वगैरह भी एक्टिव रहे। बताओ, ये तीनों ही उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज देना होना चाहिए? तीनों, या नॉलेज देना, तीनों। तो एक हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था ब्लूम, नाम क्या था, ब्लूम। ब्लूम साहब ने एक टेक्सोनॉमी तैयार की थी, और इस शैक्षिक उद्देश्य की बात करें सर, ये दिए थे ब्लूम साहब ने। ये किसने दिए थे, ब्लूम। ब्लूम साहब ने 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य बताए। 3 प्रकार के ब्लूम साहब ने जो शैक्षिक उद्देश्य बताए, तो आपको सर ये हो गया, एक कैप याद कर लेना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, और तीसरा साइकोमोटर, जिसमें आप क्रिया। इतना समझ आ जाएगा? अरे इतना समझ। अब सुनो, फिर ब्लूम साहब ने क्या किया
ये जो ज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव पक्ष है ना, इसको 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में। तो देखो, ये जो तीनों उद्देश्य है, ये तो ब्लूम ने बताए। तीनों उद्देश्य तो किसने बताए? ब्लूम ने। फिर ब्लूम ने क्या किया, जो कॉग्निटिव जो पक्ष है, इसको 6 भाग में बांटा। नॉलेज, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इतनी बात समझ में आ गई? अरे इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनो, इसका मतलब सर शैक्षिक उद्देश्य का पूछ ले, हमें तीनों ही पक्ष किसने दिए? तो दिए ब्लूम ने। ब्लूम ने तीनों पक्ष देने के बाद में कॉग्निटिव को 6 भागों में किसने वर्गीकृत किया? ब्लूम ने। फिर इसके बाद आप देखोगे भावात्मक, फीलिंग वाले को, इसको भी आप देखोगे सर 6 भागों में जो डिवाइड कर रखा है, समझते जाना। सेकंड उद्देश्य भावात्मक, उद्देश्य कितने? उद्देश्य कितने? 3, ज्ञान, भाव, और तीसरा क्या है? क्रिया। ब्लूम साहब ने तो, और तीनों ही उद्देश्य बताया किसने? ब्लूम ने। फिर ज्ञान को 6 भागों में किसने डिवाइड किया? ब्लूम ने। फिर जब भाव को 6 भागों में डिवाइड करना था, उस समय ब्लूम के साथ में ब्लूम के 2 दोस्त और थे, एक था करतवाल और एक था मसीहा। इसका था ब्लूम, करतवाल और मसीहा, तीनों ने मिलकर 1964 के अंदर भावात्मक को भी कितने भागों में बांट दिया? 6 में। एक और पक्ष बच गया। अरे एक और बच गया। कौन सा बच गया? क्रिया, साइकोमोटर। लोगों ने जब ब्लूम को कहा, ब्लूम जी एक पक्ष और बच गया है, ब्लूम ने कहा नहीं नहीं यार, अब मैं पूरे ही दिन यही काम करूंगा तो मुझे घरवाले ही बाहर निकाल देंगे। पहले मैंने शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण किया, फिर तुम लोगों की डिमांड थी तो मैंने कॉग्निटिव को 6 भागों में बांटा, फिर मैंने मना कर दिया, फिर भी तुम लोगों ने करतवाल और मसीहा ने कहा ब्लूम जी आप थोड़ा साथ दो, तुम भावात्मक को भी बांटना चाहते हैं, अब तुम कह रहे हो ब्लूम जी क्रियात्मक को भी बांटो, तो ब्लूम ने मना कर दिया नहीं नहीं, ऐसा तो मैं पूरे दिन इसमें रहूंगा तो मुझे घरवाले बाहर निकाल देंगे, मैं इसका वर्गीकरण नहीं करूंगा। जब ब्लूम ने मना कर दिया तो 3 मनोवैज्ञानिक उठकर आए, एक था सिम्पसन, एक था हेरो, एक था दवे। सिम्पसन, हेरो व दवे ने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं ब्लूम जी, हम कर लेंगे इसका। तो इन्होंने मिलकर जो आपके जो तीसरा है सर, ये क्रियात्मक, इसका सिम्पसन, हेरो व दवे ने इसको कितने भागों में बांट दिया? 6 में। तो ऑल ओवर मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, टोटल शैक्षिक उद्देश्य कितने टाइप के होते हैं हमारे पास में? 3। आपको सर एक होता है, हमें याद करेंगे कैप, और तीनों उद्देश्य की बात करें सर, तीनों उद्देश्य की बात की किसने थी? ब्लूम ने। फिर कॉग्निटिव को कितने भागों में बांटा? 6, वो किसने बांटा? ब्लूम ने। फिर अफेक्टिव को कितने भागों में बांटा? 6, लेकिन इसमें ब्लूम के साथ में इसके कुछ दोस्त भी थे। फिर साइकोमोटर में ब्लूम ने क्या कर दिया? मना। तो इसके अंदर सर सिम्पसन, एरो व दवे इन्होंने बांट दिया। इतनी बात पिक्चर आ गई समझ में? इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, लिखो मैं जो बोल रहा हूं। देखो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण लिख दिया। ये करो कॉपी, कैप। पहले तो लिख दो आगे 3 प्रकार, शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण आगे लिख दो 3 प्रकार, और नीचे लिख दो ब्लूम द्वारा दिए गए, ब्लूम द्वारा दिए गए, ब्लूम द्वारा दिए गए, ब्लूम द्वारा दिए गए। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, बस थोड़ा सा फिर और बच जाएगा। फिर वह एक काम करेंगे, फिर परीक्षा से पहले 2-4 दिन तुम्हारे कोई क्लासें लगाएंगे जिसमें इसके क्वेश्चन जो होते हैं ना, एमसीक्यू वाले, ठीक है ना, एक वो क्लास से लगा देंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरी तो तुमने पढ़ ली ताकि थोड़ा तुम्हें और आइडिया मिल जाएगा सर पर्सन आते हैं कैसे, ठीक है। जिसमें कोई पुराने सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर भी क्वेश्चन आ रखे कंप्यूटर वाले एग्जामों में, ठीक है, तो वो अपन 50-100 क्वेश्चन एक बार क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 घंटे। आगे बात समझे? ठीक है ना, ताकि, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं तुम्हारे सिलेबस के अंदर टॉपिक नहीं दे रखे, अब तुम भी इसका मतलब समझ लो कि सर कोई आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें सिर्फ इतना लिख रखा है विज्ञान, क्या लिख रखा है? विज्ञान। अब तुम क्या समझते हो टीचर विज्ञान में क्या पढ़ाए? क्या विज्ञान कोई सीमित है क्या? सीमित है क्या? अब टीचर उसको पूरी विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये पढ़ाने लग जाओ तो बच्चा क्या कहेगा? सर
पर्सन तो 4-5 यार्ड नहीं, इतना सारा क्या पढ़ा दिया। बात आ रही मेरे समझ में, ठीक है ना। एक तो होता है सर टॉपिक मेंशन होते हैं तो थोड़ा दिमाग ही चला हुआ। अब तुम 4-5 क्वेश्चन है, टॉपिक मेंशन नहीं है, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है ना। इसलिए हम ज्यादा इसमें ऐसे नहीं पूरी साइकोलॉजी पढ़ा देवे। बहुत से मैंने देखे टीचर पढ़ा रहे पूरी पूरी साइकोलॉजी पढ़ा रहे, तुम्हें साइकोलॉजी अलग है, शिक्षा शास्त्र अलग है, ठीक है। हाँ भाई कर दिया, इन तीनों को कॉपी कर दिया। अरे कैप को लिख दिया, चले आगे। तो ये फुल फॉर्म में लिख देना। ज्ञान, कॉग्निटिव का मतलब ज्ञान, अफेक्टिव का मतलब फीलिंग भाव से, और साइकोमोटर क्रिया, क्रिया हाथों से, या आपके हार्ट से, और या आपके हेड से। हाँ भाई इतना लिख दिया। फिर जस्ट नीचे लिखना एरो का निशान करके, ब्लूम ने, एरो का निशान करके लिख लो। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य को, ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य को, ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य को 6 भागों में वर्गीकृत किया, 6 भागों में वर्गीकृत किया। और 6 इसको कॉपी कर दो फटाफट स्पीड से त्रिभुज को। क्या ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में वर्गीकृत किया। टोटल पक्ष है कितने, 3। क्लियर। वर्गीकृत क्या 1956 में किया था, तुम्हारे नॉलेज के लिए ध्यान रखना चाहो तो लिख सकते हो 1956 कई कोष्टक में, 1956। 6 को कॉपी कर लो फटाफट 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, एग्जाम से 2-4 दिन पहले तुम्हारा रिवीजन बैच चल ही रहा है, शायद नहीं चल रहा क्या अभी। तुम थोड़ा बैठते हो उसमें, बैठते हो उसमें लगा देंगे एक बार 2-3 दिन के लिए तुम्हारे क्लास जो। अभी नहीं लगा ही जाओ, अभी और भी काम है, ठीक ना। हाँ लगा देंगे, ज्यादा नहीं है, मेरा कोई वेटेज ज्यादा नहीं है, तुम्हें पता है कोई ज्यादा कोई इतना लंबा नहीं है कोर्स के सर हमें टाइम लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 50-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते मेरे हिसाब से एक बार, 100 ही बहुत है। है बाकी वाला क्या है, जीके वीके ही तो है, वही नहीं आती क्या तुम तो। है बाकी वाला क्या है, जीके वीके ही तो है, वही नहीं आती क्या तुम तो। ये सेकंड में है क्या तुम्हारे शिक्षा शास्त्र। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे सब यही आ जावे, 4-5 ही क्यों आवे है। मेरे भाव तो सब भी बोले यही आ जावे, मेरे घर का क्या जा रहा है बताओ फिर। पर ज्यादा नहीं आएंगे, हाइस्ट 5-7 आते, ज्यादा नहीं आते मुझे जहां तक आइडिया है, ठीक है ना। कि अगर ज्यादा आते ना तो फिर ये टॉपिक डालते तुम्हारे, ठीक है ना। ये तो कह रहा हूं 3 है तो फिर 5 समझ लो। अगर ज्यादा आते हैं तो फिर टॉपिक डालते वो सब के सब, एनईपी, आरटी, ये वो फलाना। हाँ भाई थोड़ा सा जल्दी करो भाई फटाफट ना। कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार 2-3 दिन एमसीक्यू वाली क्लास से लगा देंगे तुम्हारे, ठीक है, जिससे तुम्हारा और क्लियरिटी हो जाएगी, जिसमें तुम्हारे जो भी केंद्र वेंद्र में जो भी आ रखे ना क्वेश्चन कंप्यूटर वाले वो करवा देंगे। चले भाई तो बाकी है। क्लास कितनी बजे तक है, शाम को 7। तीन से रिवीजन। चले नहीं चलेगा, एरो का निशान करके, एरो का निशान करके लिखो। भावात्मक पक्ष को, भावात्मक पक्ष को, भावात्मक पक्ष को ब्लूम, ब्लूम, ब्लूम कॉमा करके लिखो करथवाल, करथवाल, करथवाल व मसीहा ने, वह मसीहा ने 6 भागों में वर्गीकृत किया, 6 भागों में वर्गीकृत किया, 6 भागों में वर्गीकृत किया। कर लो कॉपी फटाफट।
ये याद करना है तुम्हें, ध्यान रखना है। लोअर से अपर क्रम है, ये भी ध्यान रखना। ये निम्न से उच्च की तरफ है ना, समझ आ रही है ना? कभी पूछ लें तुम्हें निम्न उच्च तो भी तो बता देना, ठीक है? और याद रखना, तुम्हें कभी भी पूछ सकता है कौन सा भावात्मक पक्ष में शामिल नहीं है, कौन सा ज्ञानात्मक में शामिल नहीं है। तो तुम्हें याद होना चाहिए भावात्मक में 6 कौन से और ज्ञानात्मक में 6 कौन से। वैल्यूइंग, वैल्यूइंग का मतलब क्या होता है? क्या लिख रखा है इसने? क्या कर दिया इसने? मूल्यीकरण होता है ये, वैल्यूइंग का मतलब मूल्य। लो, गलत टाइप कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं। मैंने साइड में लिख दिया मूल्यांकन ना, लिख दो। इसके बाद किसकी क्लास है तुम्हारा? कितनी बजे तक? मालिक की कितनी बजे तक क्लास है? 2 घंटे? 3 घंटे? मालिक आराम से पढ़ाते होंगे 3 घंटे, धीरे धीरे मस्त है। क्लास कितनी बजे? फिर मालिक है तो मालिक तो हिसाब से आते हैं। तो फिर मालिक और लेबर एम्प्लॉय में क्या फर्क रह गया? हम भी टाइम पर आवे, मालिक भी टाइम पर आवे, फिर तुम पहचान कैसे करोगे मालिक कौन है? पर मेरी बात सुनो, अगर मालिक वगैरह तुम्हें कैसे, कोई अभी नया स्टूडेंट आके बैठ जाओ, उसको कैसे पता चलेगा फिर मालिक कौन है? तो ऐसे कुछ अलग होना चाहिए ताकि पता चलेगा हाँ यही मालिक है भाई, ठीक है ना? आराम से आ रहे मदमस्त तरीके से, मस्त एकदम मस्त मोलेगा, हाँ ये मालिक है, ठीक है ना? चलो भाई, क्या पढ़ाते हैं तुम्हें संजय सर? कंप्यूटर? कंप्यूटर में क्या पढ़ाते हैं? तो उनका सब्जेक्ट ही है, वही पढ़ाएंगे, और कौन पढ़ाएंगे? हम्म हम्म चले भाई, चलो 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 फटाफट चलो। पॉलिटी कहाँ देख ली तुमने? तुम्हारा बाढ़ में गणपत जी, वहां भी साइकोलॉजी करवाने मैं ही जाता हूँ रीट में, मगर जाए नहीं जाता अब तो वहां। चले भाई, अरे चले, चलो लिख दिया। हाँ भाई, अब सर ब्लूम साहब तो थक गए। अब ये जो तीसरा वर्गीकरण है सर, ये किसने दिया? तो लिखना भाई साइड में, जस्ट नीचे लिखो एरो का निशान करके, क्रियात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। सिंपसन, हेरो व दवे। कब दिया गया? तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रख लेना, बाकी पूछेगा नहीं। 1969 में दिया था। छह भागों में वर्गीकृत किया, फटाफट 6 बना दो। क्रियात्मक को फटाफट बना दो 6, ताकि ये शैक्षिक उद्देश्य कंप्लीट। शैक्षिक उद्देश्य है कितने? 3 दिए किसने? ब्लूम ने। नाम क्या है? कैप। सी का मतलब कॉग्निटिव, ए का मतलब एफेक्टिव, पी का मतलब साइकोमोटर। कॉग्निटिव का मतलब दिमाग से, अफेक्टिव का मतलब तुम्हारे हार्ट फीलिंगों से, और साइकोमोटर का मतलब काम से, हैंड हाथ वगैरह से। फिर बात आई सर इनका भी तो वर्गीकरण है, तो तीनों का भी वर्गीकरण है 6-6 भागों में। 2 में तो ब्लूम का रोल है और तीसरे में ब्लूम का रोल नहीं है, जबकि तीनों उद्देश्य बताए किसने थे? ब्लूम ने। पिक्चर आ गई समझ? क्लियर? जस्ट फटाफट करो इसको कॉपी, फिर चले आगे। लिखो तो बता देना मुझे। किसी की पूरी साइकोलॉजी पढ़ने की इच्छा है तो कल मैं सेकंड ग्रेड की क्लास लूंगा मैराथन यूट्यूब पे 5 बजे। पढ़ लेना आराम से, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है तुम्हें। को समायोजन लिखना है इसमें ना, ये क्या लिख रखा है? समायोजन गलत टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
ये एक्शन। हाँ भाई, हाँ क्या कह रहे हो प्रिंसिपल? वो तुम्हें स्वविवेक से करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा वो मैं क्वेश्चन करूंगा तुम्हें 50-100। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था एक आएगा जो भूमिका का आएगा, जिसमें अध्यापक प्रिंसिपल ऐसा भूमिका वो कुछ भी पूछ सकता है। आप एक प्रधानाचार्य हो, संस्था प्रधान हो, आपके विद्यालय के अंदर कोई छात्र ऐसा है जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, संस्था प्रधान होने के नाते तुम्हारी क्या भूमिका रहेगी? बच्चे को टीसी दे दोगे, बच्चे की काउंसलिंग करोगे, बच्चे को पनिशमेंट दोगे, माता पिता से शिकायत करोगे, ठीक है? तो एक ऐसा कोई आएगा जो भूमिका का, जो कहेंगे तुम्हें भी दिमाग में चलाना पड़ेगा। आगे बात समझे? वो कुछ भी देखें तुम्हारी एक भूमिका बताएगा, तुम्हें पूछेगा तुम्हारा क्या रोल है उसके अंदर, ठीक है? तो उसके लिए अपन क्वेश्चन करेंगे कि उसकी कोई थ्योरी नहीं है इसमें ये भूमिका रहती है, तो उसका अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चला गया। मैंने 21वीं सदी के कौशल किसी को पढ़ा रखे क्या तुम्हारे में से? 21वीं सदी के कौशल किसी को पढ़ाए थे क्या मैंने तुम्हारे में से? देखना एक बार। तुम में नहीं कि पुराने बच्चे पढ़ रखे उनको पूछ रहा हूं। है 21वीं सदी के कौशल किसी को पढ़ा है? कौशल 21वीं सदी के तुम्हारे में से किसी को नहीं पढ़ाया क्या मैंने? ऐसा तो नहीं। अरे तुम लोग पहले पढ़ रखे हो, तुम्हें नहीं पढ़ाया क्या? इधर वाले पूछना। 21वीं सदी के कौशल तुम्हें पढ़ा रखे क्या मैंने? हाँ? कौशल कह रहा हूं, क्वेश्चन नहीं। अरे स्किल, 21वीं सदी की स्किल पढ़ा रखी है क्या तुम लोगों को? देखो एक बार। हो ही नहीं सकता यार, मैंने पुराने बच्चों को पढ़ाई थी। है? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं 21वीं सदी के कौशल, ठीक है? समझा दूं तुम्हें थोड़ा सा। सुन लो भाई, मैं सोचा पढ़ा रखा होता तो तुम कॉपी कर लेते, किसी को नहीं लिखवा रखे। चलो कोई दिक्कत नहीं। सुनो, मैं थोड़ा सा हल्का सा समझा दूं, पूछ ले तो बता देना, कोई बड़ी बात नहीं। सुनो सर, 21वीं सदी के कौशल दे रखे, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, सुनो सर। कौशल के अंदर सबसे पहले तो आपको तीन तो याद करेंगे, एल, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो एल है वो है लर्निंग से रिलेटिव, लर्निंग का मतलब सीखने के कौशल। सेकंड एल की बात करें, ये लिटरेसी से रिलेटिव, लिटरेसी का मतलब साक्षरता कौशल। और तीसरे एल की बात करें सर यहां पर, ये सर लाइफ स्किल से रिलेटिव, लाइफ का मतलब जीवन कौशल से संबंधित। तो 21 जो सेंचुरी की जो स्किल है वो आप कहते हैं सर, टोटल 3 प्रकार की एल की बात करें। एक तो लर्निंग,
एक लिटरेसी और तीसरी लाइफ। सर जो लर्निंग वाली दे रखी है इसमें 4C की बात होती है। यहां पर बात करें, यहां पर 4C की बात हो रही है। एक C की बात करें, एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी चीज को डायरेक्ट एक्सेप्ट मत करो, उसमें सही व गलत की पहचान करो कि नहीं। जैसे मैंने कहा तुम्हारे 500 के नोट के अंदर 1 ग्राम सोने की चिप है या 1 ग्राम सोने का तार है। तुमने सोचा यार 1 ग्राम सोने का तार तो आज के टाइम में 20,000 रुपए का है, नोट तो 500 का है। तुमने जेब से निकाला, फाड़ दिया, फिर मुझे कहा सर है तो नहीं। तो मैंने कब कहा तुम्हें एक्सेप्ट करो मेरी बात। मैं कह रहा हूं क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, चीजों पर किंतु क्यों सर ऐसे सोच के फिर काम करो। अगली बात करें, एक होती है सर आपकी जो संप्रेषण होता है, क्या बोलते हैं उसको, संप्रेषण को कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेशन। एक होता है सर कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं संप्रेषण। आप देख लेना थोड़े से इंग्लिश मीडियम वाला, कम्युनिकेशन। एक होता है सर कोलोब, सहयोग की भावना। कोलोब वगैरह करते हो ना, कोलोबरेशन। एक सी और है जो मुझे याद आना, मैं बता दूंगा, शायद मेरे हिसाब से कम्युनिटी ऐसा कुछ याद आने दो मुझे। तो हाँ आपको लिखवा रखे ना, तो मेरी इतनी देर गीत गा रहा हूं तुम बोल ही नहीं रहे हैं। मैं ताकि इसलिए कह रहा था ताकि तुम इनसे फिर लिख देते, मैं समझा दूं ताकि टाइम नहीं लगेगा आगे इस बात समझ में। हाँ भाई, क्रिटिकल क्रिएटिविटी। चलो भाई कोई दिक्कत, एक सी और है, मैंने कहा ना क्रिएटिविटी। चलो हाँ भाई, एक की बात करें सर, मैं कब से ही कह रहा हूं मैडम आप सुन नहीं रहे हैं सर। एक बात करें, एक क्रिएटिविटी। वापिस सुन लो, पीएचडी मत करना, 21वीं सदी के कौशल है, ध्यान से सुन लो क्या क्या है, ये क्या क्या कहते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा ध्यान करना। सर 3 तो एल दे रखे, सबसे पहला एल लर्निंग, दूसरा लिटरेसी और तीसरा लाइफ। इसके बाद में बात करें सर, यहां पर जो लर्निंग वाली है इसमें टोटल कितनी सी की बात होती है, 4। एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब चीजों को डायरेक्ट किसी ने कहा तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा मत करो। उस चीजों के गुण दोष किंतु परंतु क्यों ये सब देखो और फिर एक्सेप्ट करो। कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे विचारों का आदान प्रदान, इसको कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन का मतलब सहयोग की भावना होनी चाहिए। और क्रिएटिविटी का मतलब किसी भी नई वस्तु का निर्माण होता है ना, क्रिएटिविटी, किसी भी वस्तु का सर्जन या निर्माण। 4C समझ में आ जाएंगे, अरे 4C समझ में आ जाएंगे। अगला सुनो सर, लिटरेसी में क्या दे रखा है। लिटरेसी के अंदर आप एक बात ध्यान रखोगे सर, आप ये कहोगे सर मैं आईटी में जाना चाहता हूं। किस में जाना चाहता हूं, आईटी में। आई का मतलब इंफॉर्मेशनल, टी का मतलब टेक्नोलॉजी और एम का मतलब मीडिया। आई का मतलब इंफॉर्मेशनल, टी का मतलब टेक्नोलॉजी और एम का मतलब क्या बोल देना, मीडिया। आपने कहा सर मैं आईटी में जाना चाहता हूं, चलो ये तो हो गया। सर लाइफ स्किल क्या है। आपने कहा सर अगर जिंदगी में उजाला करना है जीवन में तो सर किसका बल्ब लगाना चाहिए, तो मैंने कहा फिलिप्स का। किसका बल्ब लगाना चाहिए आपको, फिलिप्स का। अगर लाइफ में उजाला चाहिए तो फिलिप्स का। एफ का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, आपका व्यवहार लचीलापन होना चाहिए। एल का मतलब होता है लीडरशिप अर्थात नेतृत्व। आई का मतलब होता है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब चीजों की पहल करना। पी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब किसी भी चीज का उत्पादन करना। और एस का मतलब होता है सोशल, सोशल का मतलब सामाजिकता। मैं वापस बता रहा हूं, ये 21वीं सदी के कौशल है, सिर्फ पूछ सकता है परीक्षा के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको मैंने लिखवा भी रखा था, आप इनसे बाद में आराम से कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई लिखवा भी रखा है इनको, अधूरे कैसे लिख रखा है इन्होंने भी। आईपीएल आईटी में, मैडम आप देखा गए 1 2, फिर चेक कर लेना एक बार। ये दे दो मैडम को वापस, लेना मैडम। हाँ भाई, तो वापस बोल रहा हूं, वापस सुन लो आराम से। 21वीं सदी के कौशल है सर, याद कैसे करें, तो देखो ज्यादा दिमाग मत चलाना इसमें भी। सर 21वीं सदी के कौशल है, मैं जैसे बता रहा हूं इस तरीके से याद कर लेना। पहले तो एल कितने याद करोगे, 3। एक तो लर्निंग, एक लिटरेसी और एक लाइफ। लर्निंग में कितने सी, 4। क्रिटिकल, चीजों को डायरेक्ट एक्सेप्ट मत करो, उसके गुण दोष देखो सही है गलत है। कम्युनिकेशन, आपका संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। कोलैबोरेशन, सहयोग की भावना होनी चाहिए आप में। और क्रिएटिविटी, किसी भी नई वस्तु का निर्माण करना। तो 4C समझ में आ जाएंगे।
फिर आपने कहा सर साक्षरता, अगर हमें साक्षर होना है तो हमें किसमें एडमिशन लेना पड़ेगा? आईटी में। हमें अगर साक्षर होना है तो किसमें एडमिशन लेना पड़ेगा? आईटी में। तो आईटीएम, आई का मतलब इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल मतलब सूचना, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीकी वगैरह, और एम का मतलब मीडिया। मेरी बात आ रही समझ में? अरे आई का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन मतलब सूचना वगैरह, टी का मतलब, एम का मतलब, दो एल तो हो गए क्लियर। अब तीसरा एक और बच गया एल, लाइफ स्किल। अब लाइफ में उजाला चाहिए तो किसका बल्ब लगाना पड़ेगा? फिलिप्स का। एफ का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार में कठोरता नहीं होनी चाहिए। एल का मतलब लीडरशिप के गुण होने चाहिए आपके अंदर। आई का मतलब इनिशिएटिव, अर्थात किसी भी चीजों की आपको पहल करनी चाहिए। पी का मतलब प्रोडक्टिविटी, अर्थात वस्तुओं का उत्पादन वगैरह करना। और एस का मतलब आपके अंदर सामाजिकता भी होनी चाहिए, सोशल। हो गया याद? अरे हो जाएगा याद। यह है 21वीं सदी के कौशल। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? कुछ बातें तुम भूली बिसरी वैसे ही सुन लो, तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए सुन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सुन लो। हाँ भाई सुनना, मैंने कहा 3 प्रकार के मैंने आपको अभी पक्ष बताए। कैप सुन लो वैसे ही, हालांकि मैं तुम्हें क्वेश्चन करूंगा तो और भी तुम्हें नई नई बातें बता दूंगा उसमें। सर कैप, मेरी बात सुनना, एक चलता है मापन, एक चलता है मूल्यांकन। एक चलता है मापन, एक चलता है मूल्यांकन। देखो मैंने कहा ये ज्ञान है, ये फीलिंग है, ये आपकी एक्टिविटी क्रियात्मक से रिलेटिव है। सर मापन क्या होता है? मापन के अंदर सिर्फ एक ही पक्ष की जांच होती है। किसकी? मापन में किसकी जांच होती है? कॉग्निटिव ज्ञान की। मूल्यांकन के अंदर तीनों पक्ष चलते हैं। मूल्यांकन में तीनों पक्ष चलते हैं। अब मेरी बात समझना, मापन का मतलब, मापन में सिर्फ आप कहोगे सर मापन में क्या होता है, तो मापन में यह होता है किसी भी चीज को अंक देना, यह होता है मापन। अब आप जब आप परीक्षा देने जाओगे तो तुम्हें बोर्ड जो है जैसे 300 में से अंक दे रहा है 200 वगैरह, बताओ कौन से पक्ष की जांच कर रहा है वो यहां पर? अरे कॉग्निटिव ही तो कर रहा है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो जहां पर ज्ञान की जांच होती है वो तो क्या है? मापन। और जहां पर तुम्हारे कंप्लीट तीनों ही क्षेत्र देखा जाता है, तुम्हारे फीलिंग, तुम्हारे इमोशन, तुम्हारी एक्टिविटी, तुम्हारा नॉलेज, इसका मतलब अब तुम्हारा क्या किया जा रहा है? मूल्यांकन। पहली बात क्लियर? अगली बात सुनो। 2 प्रकार के आकलन वो तुम्हें पूछ सकता है, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। अजय शर्मा सर, ऑनलाइन वालों को कौन लिखवाएगा? अजय इस क्लास को एक बार और देख लेना, मैंने इतनी बार तो बोल दिया। 4C आईटी के अंदर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, मीडिया, फिलिप्स, फ्लेक्सिबल, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी, सोशल, और 4C वापस बोलो, आराम से लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है, इतने में तो तुम भी मैच्योर हो, ठीक ना? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलोब्रेशन और कम्युनिकेशन, क्या ही लिखना है इसके अंदर। फिर भी इच्छा हो तो आराम से लिख देना, आवाज रोक रोक के लिख देना, इतना कोई बड़ा नहीं है, ठीक है ना? चले भाई। हाँ भाई, तो आपने कहा सर मापन की बात करें तो मापन में सिर्फ कॉग्निटिव पक्ष और मूल्यांकन के तीनों ही पक्ष। आपसे एक वो और प्रश्न पूछ सकता है, 2 प्रकार के आकलन में तुम्हें अटका सकता है, एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। यहां पर जो आपके जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना संडे के, क्योंकि फॉर्मेटिव जो होता है ना वो टीपी के दौरान है, टीपी का मतलब टीचिंग प्रोसेस के दौरान होता है। समेटिव तब होता है जब या तो सत्र का अंत है या सिलेबस खत्म हो गया। तुम बताओ अच्छा कौन सा है, प्रक्रिया के दौरान वाला या अंत वाला? ये अच्छा है सर। आप कहते हो सर क्योंकि ये बेस्ट है, क्योंकि अगर बच्चे के टेस्ट में कम नंबर आ रहे तो टीचर क्या करेगा, उसके अंदर क्या कर सकता है? सुधार। और सर समेटिव, सत्र अंत हो गया, सिलेबस पूरा हो गया। जैसे आपने डायरेक्ट जाकर 22 अगस्त को अगर वहां पर एग्जाम दे दिया तो वो तो समेटिव है। वहां पर तुम्हारे कुछ कम नंबर आ रहे हैं या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, क्या इलाज है उसका? अब है क्या कर देंगे? होम अर्जेंस।
हाँ भाई, तो आपको सर वहां पर कोई इलाज नहीं है। इसका अच्छा कौन सा है? फॉर्मेटिव। कोई हिंदी मीडियम का तो वो ध्यान रखे, फॉर्मेटिव को बोलते हैं रचनात्मक, समेटिव को बोलते हैं योगात्मक। पर मेरा मानना है तुम इंग्लिश में याद करना, क्योंकि हिंदी में और भी बहुत सारे नाम है। तो अच्छा कौन सा है? फॉर्मेटिव। और एक कौन सा है? समेटिव। मापन मूल्यांकन में जनरली बता दिया तुम्हें मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। अगर एक ही पक्ष की जांच हो, सिर्फ नॉलेज की जांच हो, तो वो मापन है। और तुम्हारा कंप्लीट तीनों ही पक्ष देखे जावे तो वो क्या है? मूल्यांकन। उसका क्या बोलोगे? मूल्यांकन। इतना आ जाएगा समझ में? और सुन लो कुछ बातें भूली विसरी और तुम्हारे काम आ जावे तो। सर एक होता है मोटिवेशन, हालांकि तुम्हें जरूरत नहीं है इन चीजों की, तुम खुद ही पहले दाप के मोटिव हो रखे हो। सर मोटिवेशन, ठीक है, जान लो इसके बारे में। सर मोटिवेशन क्या है? एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का प्रेरक बल है। जब हम किसी काम को करना नहीं चाहते या करने से रुक जाता है, तो हमें कोई व्यक्ति मोटिव करता है। मोटिव करते हमारे अंदर से एक आवाज आती है, इंटरनल भावात्मक जागृति होती है हमारे अंदर से। सर एक आवाज आती है जब हमें कोई मोटिव करता है, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, यार ये मुझे करना चाहिए। आती कि नहीं आती? अभी तुम बैठे हो, तुम्हारी तैयारी वेरी करने की इच्छा नहीं, कोई भाई साहब आ गए मोटिवेशन कर दिया। जैसे मोटिवेशन करेगा तो अंदर से एक धक्का लगेगा, नहीं यार, हाँ है। इतना खतरनाक धक्का लगता है कि तुम्हारा बस नहीं चलेगा कि आज रात को तुम पूरा कोर्स कर लो, है। फिर ऐसे लगता है ना कि नहीं आज तो पढ़ूंगा। तो आपको जैसे अंदर से एक फोर्स लगता है। इसका मतलब जागृति कैसी होती है? भावात्मक। फिर आप कहते हैं सर हम काम करते हैं और लक्ष्य की तरफ जाते हैं। लेकिन मोटिवेशन दो टाइप का है। तुम किससे मोटिव हो मुझे ये भी बता देना। सर एक मोटिवेशन होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। सुनने में थोड़ा सा अचंबा हो रहा होगा, सर नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? मैं 12 से 18 जुलाई के बीच सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, वापस बता दूं, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है। 1% यहां से आएगा, उनके आएगा, तुम्हारा तो पता नहीं आवेगा नहीं आवेगा, फिर भी मैं सब चीजें बता दूं तुम्हें। सर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव मोटिवेशन वो होता है जिसमें कोई लालच नहीं है, बाहर से किसी की जरूरत नहीं है कहने की, अंदर से खुद स्वयं की प्रेरणा से मोटिव है। व्यक्ति खुद स्वयं की प्रेरणा से मोटिव है, अर्थात व्यक्ति ने सोच लिया पहले से ही, यार ये मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हो गए जिनको कोई बाहरी मोटिवेशन नहीं मिला है, अंदर से प्रेरित है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं तो आप देखते हो पूरे दिन पढ़ते ही जाते, आप उसको कहते हो अरे भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? वो कहता बस मुझे अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा ऐसा होता है जो अंदर से प्रेरित रहता है, तो स्वयं की प्रेरणा से जो होता है पॉजिटिव। सर नेगेटिव क्या होता है? बाहर की प्रेरणा से, बाहरी प्रेरणा से या किसी लालच से। मैंने कहा एक्स नाम का एक व्यक्ति है और एक वाई नाम का व्यक्ति है, तुम बता देना पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा। मैं अक्सर एक्स नाम के व्यक्ति को देखता हूं, ये मुझे पढ़ते हुए मिलता है। मैं वाई नाम के व्यक्ति को देखता हूं, मुझे पढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। समझते जाना, इन दोनों के संडे को टेस्ट है। एक्स का भी संडे को टेस्ट है और वाई के भी संडे को टेस्ट है। यहां पर जब संडे को टेस्ट था तो किसी भी प्रकार के कोचिंग वालों ने कहा हम किसी भी प्रकार का कोई भी इनाम या पुरस्कार नहीं देंगे। फिर भी मैंने नोटिस किया जाके कि यार एक्स वाला तो पढ़ रहा है, वाई वाला सो रहा है आराम से। मैंने एक्स वाले से कहा, मैंने कहा तू क्या करेगा पढ़ के, इनाम तो नहीं मिल रहा है तुझे? उसने कहा नहीं सर मुझे इनाम की जरूरत नहीं, मैं तो बस मेरी इच्छा नौकरी लगना, मैं तो लगूंगा। इधर साहब के पास गए, साहब सो रहे थे। साहब से पूछा, मैंने कहा साहब आपके टेस्ट नहीं किया? हाँ गुरुजी है, पर क्या करूं, देते तो कुछ है नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई। अगली बार हमने क्या किया, अगले टेस्ट में यह कह दिया कि जिस बच्चे के भाई साहब पहली से तीसरी रैंक आती है उसके 11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। अब मैंने जब वाई की रूम की तरफ गया तो मुझे वाई वाला भी क्या करते हुए दिखा। मैंने कहा आज है सूरज किधर से? तो उसने कहा अरे यार गुरुजी आपको पता नहीं 11,000 का इनाम मिलेगा। मैंने कहा इसलिए पढ़ रहा है क्या? उसने कहा 11,000 के इनाम के लिए वो पढ़ा, टेस्ट दिया और अगले टेस्ट हमने वापिस कोई इनाम नहीं रखा। बताओ क्या पढ़ता वो दिखेगा वो? तो एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव स्वयं की प्रेरणा से और नेगेटिव बाहर का कोई भी लालच, बाहर का कोई भी लालच। पिछले सेकंड ग्रेड पर्सन आया था, नेहा नाम की एक लड़की जिसके पैरों में चोट लगी हुई है और वो हॉकी वगैरह कोई गेम है उसमें खेलने जा रही है, उसको घर वाले मना कर रहे, अध्यापक के द्वारा मना किया जाता है बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं, तेरे पैर में चोट लग रही है, रुक जा। पर नेहा कहती नहीं मैं इस खेल में जीत कर ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जावे। और नेहा उस हॉकी में खेल को खेलकर पहली रैंक प्राप्त करती है। नेहा किस मोटिवेशन से मोटिव है? पॉजिटिव।
आगे मेरे पास तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने आपको जो नॉर्मली मोटिवेशन क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी थी, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, क्लियर है? 21वीं सेंचुरी समझ जाओगे, लिख दोगे? अरे लिख दोगे ना, 4 सीन आईटी मैन फिलिप्स का, बस आ जाएगी किस सदी क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सिद्धांत जो मैन देख लिया, ग्रोथ डेवलपमेंट बता दी, मोटर स्किल बता दी। अब हमें काम करेंगे, बीच में एक दो बार और क्लास लगाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन के माध्यम से क्या थोड़ा तुम्हें और आइडिया लग जाएगा। जैसे इन्होंने भी कहा सर संस्था प्रधान अध्यापक के नाते हमारी क्या भूमिका होती है, ठीक है ना? तो ये पर्सन भी आते हैं तुम्हारे, 1 या 2% ऐसा भी तुम्हें मिलेगा। तो थोड़ा सा तुम्हें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि संस्था ऐसा कुछ भी घुमा के पूछ लेगा, जैसे बच्चे के प्रति या फिर अध्यापक के प्रति तुम संस्था प्रधान हो तो तुम्हारा क्या रोल है। तो उसमें हम जो भी क्वेश्चन आ रखे थे अपने काम करेंगे, 100 क्वेश्चन की कोशिश करेंगे क्लास के अंदर, ताकि थोड़ा सा तुम्हें और नॉलेज हो जाए पर्सन आ कैसे रहे। आगे बात समझे, ठीक है ना? बाकी देखो पढ़ा हुए जितने कम है, क्योंकि सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं है, ठीक है ना? मैं चाहता हूं सिर्फ इसके पीछे मत पढ़ो, ठीक है ना? और तुम्हारे जो अलावा चीजें है उनको भी अच्छी तरह से करो, क्योंकि इसमें सिलेबस में टॉपिक नहीं दे रखे। मैं जितना पढ़ूंगा उतना कम है। मेरी बात आ गई समझ, ठीक है ना? तो मैंने तुम्हें बेसिक कम टाइम में तुम्हारे एक बार चीजें तुम्हें कवर करा दी, ताकि अब जो भी क्वेश्चन वगैरह हम और कर लेंगे 100 क्वेश्चन, ताकि तुम्हारा और क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर है? ओके। मैं क्लास में पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं करता, तुम पता ही है।